नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय के अंदर गोता लगाने वाले हैं। संथाल समुदाय की समृद्ध और जटिल सांस्कृतिक संरचना। ये एक ऐसा समाज है जो अपनी गहरी परंपराओं और हैरत अंगेज रूप से विविध विवाह प्रणालियों के लिए जाना जाता है। इस चर्चा के दौरान हम समझेंगे कि कैसे एक समुदाय जो सख्त ऐतिहासिक नियमों से बंधा हुआ है, वो मानवीय भावनाओं और व्यवहारिक जरूरतों को लेकर इतना लचीला भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम संथाल समुदाय के बुनियादी परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर उनके गोत्र और सामाजिक स्थिति को समझेंगे। इसके बाद हम उनके पारंपरिक विवाहों से होते हुए प्रेम और अपहरण वाले नाटकीय विवाहों पर चर्चा करेंगे, और अंत में उनके कुछ बेहद व्यवहारिक और अनूठे विवाह तरीकों को देखेंगे। भाग 1, संथाल समुदाय से परिचय। आइए देखते हैं कि वास्तव में ये समुदाय है कौन। चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये शिकारी और संग्रहकर्ता थे, लेकिन आज संथाल मुख्य रूप से एक स्थायी कृषक समाज है। ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में बसे हुए हैं। इनकी अपनी ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा है संथाली। इनका पूरा समाज पितृसत्तात्मक गोत्रों, जिन्हें परिस कहा जाता है, में बंटा हुआ है। इनकी एक बड़ी ही खास मांझी परगना नाम की अपनी स्वशासन प्रणाली है, जो इन्हें एक समतावादी समाज बनाती है। और हाँ, इनके सोहराय और बाहा जैसे त्योहारों की तो बात ही अलग है, जो तुमदा और तमाक ड्रम की थाप के बिना बिल्कुल अधूरे माने जाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समाज की पूरी नींव एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन पर टिकी है। ये विभाजन है भाई बहन और अतिथि के बीच का। एक ही घर या पूर्वज के लोग भाई बहन यानी बोयहा कहलाते हैं। ये लोग अपनी जमीन और विरासत साझा करते हैं, और इसी वजह से इनके बीच आपस में विवाह की सख्त मनाही होती है। और जो लोग विवाह की योग्य होते हैं वे अतिथि या पेड़ा की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा नियम। भाग 2, भाईचारा, गोत्र और सामाजिक स्थिति। अब देखते हैं कि समतावादी होने के बावजूद यहाँ सम्मान और पदानुक्रम कैसे काम करता है। यहाँ मारंग यानी वरिष्ठ होने का मतलब क्या है? उम्र? जी नहीं, इस समाज में वरिष्ठता का मूल्यांकन पहले पारिवारिक संबंधों से होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने पिता के बड़े भाई के बेटे का अभिवादन कर रहा है, तो उम्र में बड़ा होने के बावजूद वो कनिष्ठ ही रहेगा। और वरिष्ठ व्यक्ति वो होता है जो दोबुक जोहार नाम का ये विशेष सम्मान प्राप्त करता है। रिश्ते यहाँ उम्र से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। और इसके ठीक विपरीत है हुडिन यानी कनिष्ठ। ये वो व्यक्ति है जो रिश्ते में छोटा होने के कारण आंगन में अपने से वरिष्ठ को दोबुक जोहार अर्पित करता है। ये कोई आम नमस्ते जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बाकायदा अनुष्ठान है जिसे बचपन से ही बच्चों के मन में बहुत गहराई से बिठा दिया जाता है। सम्मान देने का ये तरीका ही उनके पूरे सामाजिक व्यवहार की रीढ़ है। चलिए अब इन गोत्रों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कुल मिलाकर संथाल समाज 12 विशिष्ट गोत्रों या पारिस में बटा है, जो प्रकृति और उनके प्रतीकों यानी टोटम से जुड़े हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से 7 वरिष्ठ और 5 कनिष्ठ गोत्रों में बांटा गया है। नियम यहाँ बहुत सख्त हैं। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वरिष्ठ गोत्र के सदस्य कनिष्ठ गोत्रों में विवाह करने से हमेशा बचते हैं। ये एक बहुत ही कड़ा सामाजिक नियम है। गोत्रों के इस बड़े ढांचे के भीतर एक और छोटी सूक्ष्म इकाई होती है, जिसे खूंटी या गुष्टी कहा जाता है। ये असल में उन लोगों के समूह हैं जो एक ही पूर्वज की संतान हैं और अक्सर एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है, जैसे कि कुछ लोग छाती पर एक विशेष धागा पहनते हैं। ये खूंटी बड़े गोत्रों और छोटे परिवारों के बीच एक पुल की तरह काम करती है, और अक्सर शादियां इन्हीं छोटी इकाइयों के बीच तय होती हैं। भाग 3, पारंपरिक तय विवाह प्रणालियां। अब हम समाज के ढांचे से निकलकर सीधे विवाह प्रणालियों में प्रवेश कर रहे हैं। किरिंज बाहू को इस समाज का सबसे रूढ़िवादी और पारंपरिक विवाह माना जाता है। यह जीवन साथी पाने का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित तरीका है। इसमें दूल्हे का परिवार एक अगुआ यानी मैचमेकर नियुक्त करता है, जिसे रायबारीज कहते हैं। इसमें सारी रस्में, जैसे प्रधान के घर में कपड़े भेंट करना, सिंदूरदान की रस्म और अंत में चावल की बियर और भव्य दावत, ये सब कुछ एक स्थापित और बेहद शानदार तरीके से पूरा किया जाता है।
लेकिन क्या हो अगर कोई परिवार इस तरह के भव्य आयोजनों का खर्च ही ना उठा सके? यहीं पर संथाल समाज का व्यावहारिक दृष्टिकोण सामने आता है। इसे टुंकी डिपिल बापला कहते हैं, यानी गरीब आदमी की शादी। इसमें महंगे जुलूस या भव्य दावतें नहीं होती। इसके बजाय दुल्हन को बस एक छोटी बांस की टोकरी के साथ दूल्हे के घर लाया जाता है, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। गरीबी को कभी भी एक नए जीवन की शुरुआत में बाधा नहीं बनने दिया जाता। भाग 4 प्रेम, पलायन और अपहरण। चलिए अब पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नाटकीय विवाह प्रणालियों की ओर बढ़ते हैं। संथाल संस्कृति की एक बहुत ही खास बात यह है कि यह स्वतंत्र प्रेम को स्वीकार किया जाता है। राजा राजी बापला पूरी तरह से आपसी सहमति का विवाह है। अगर कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे बस गांव के प्रधान और बुजुर्गों के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। बिना किसी लंबी रूढ़िवादी औपचारिकताओं के उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने की सामाजिक स्वीकृति आसानी से मिल जाती है। और ये तुलना एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को उजागर करती है। जब परिवार प्रेम विवाह के लिए नहीं मानते तो अपहरण या बलपूर्वक विवाह के दो रूप देखने को मिलते हैं। इपुतु दुबापला में लड़का बिना किसी चेतावनी के लड़की को जबरन सिंदूर लगा देता है और फिर उसे घर ले जाता है, जबकि ओड अदेर में लड़की को पहले जबरन घर लाया जाता है और पारिवारिक असहमति के कारण सिंदूर बाद में लगाया जाता है। ये चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन समाज के पास इसका भी हल है। गांव का प्रधान हस्तक्षेप करता है और इन मामलों को निपटाने के लिए जुर्माना तय करके मामले को सुलझा लिया जाता है। लेकिन पलायन या अपांगिर बापला के मामले में दांव बहुत ऊंचे होते हैं। जब प्रेमी जोड़े समाज की मर्जी के बिना घर से भाग जाते हैं तो उन्हें बेहद गंभीर सामाजिक परिणामों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ भागता है जिससे शादी करना वर्जित है, या यदि वे पहले से शादीशुदा हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्हें ढूंढने के लिए कड़ी खोज होती थी और आज भी ऐसे मामलों में उन्हें जीवन भर के लिए समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। भाग 5 व्यावहारिक और अनूठे विवाह। इस अंतिम भाग में हम समाज के संरचनात्मक लचीलेपन को देखेंगे। जरा इस सवाल पे विचार करें, एक समुदाय विवाह और विरासत को कैसे संभालता है जब परिवार के पास वित्तीय संसाधन बिल्कुल न हो, या जब उनके पास संपत्ति आगे बढ़ाने के लिए कोई पुरुष उत्तराधिकारी ही न हो? इस तरह के संकट में एक पितृसत्तात्मक समुदाय क्या करता है? इसका जवाब है ये अनोखी व्यवस्था। जिन परिवारों में काम करने लायक बेटे नहीं होते, वे अपनी बेटी के लिए एक घर दामाद ले आते हैं। आमतौर पर कोई गरीब या अनाथ युवक ये भूमिका स्वीकार कर लेता है। मजे की बात यह है कि इस व्यवस्था में युवक को कोई वधू मूल्य नहीं देना पड़ता। लड़की का परिवार ही सारा खर्च उठाता है और वो युवक उनके घर का कामकाज और खेती संभालता है। दोनों पक्षों के लिए एकदम सही समाधान। ये शुद्ध आर्थिक नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है, गोलेंते बापला या विनिमय विवाह। अगर कोई परिवार अपने बेटे की शादी के लिए भारी वधू मूल्य नहीं चुका सकता तो वे एक ऐसा परिवार खोजते हैं जिनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो। फिर वे एक दूसरे के बेटों के लिए अपनी बेटियों का आदान प्रदान कर लेते हैं। वधू मूल्य की जरूरत पूरी तरह से खत्म। ये व्यवहारिक समझ का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि संथाल समाज में विधवा विवाह को न सिर्फ स्वीकार किया जाता है, बल्कि सांगा बापला कहलाने वाले इस विवाह में वधू मूल्य को भी घटाकर ठीक आधा कर दिया जाता है। पारंपरिक विवाहों की तुलना में आधी कीमत दी जाती है और रस्में भी सरल कर दी जाती हैं। ये किसी को जीवन में दूसरी शुरुआत देने का एक बेहद शानदार और व्यवहारिक तरीका है। एक अन्य व्यवस्था हिरोम चेतान है, जो सहपत्नी की व्यवस्था है। अगर पहली पत्नी से बच्चे नहीं होते या घर के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मदद की जरूरत महसूस होती है तो एक दूसरी पत्नी लाई जाती है। पहली पत्नी बोधकी कहलाती है और दूसरी को छुतकी कहा जाता है। इसमें पति द्वारा सिंदूर लगाकर दोनों पत्नियों को समाज में पूर्ण वैधता और सम्मान दिया जाता है। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि संथाल समाज में एक ओर तो गोत्रों के बेहद कड़े नियम हैं और दूसरी ओर गरीबी, प्रेम और मानवीय कमियों को संभालने के लिए हैरत अंगेज रूप से लचीले और व्यवहारिक उपाय भी मौजूद हैं। कैसे एक समाज जो अपने प्राचीन नियमों को लेकर इतना कठोर है, वो दूसरे अवसरों के लिए इतना लचीलापन भी दिखाता है। शायद कठोर संरचना और मानवीय लचीलेपन का ये अद्भुत संतुलन ही इस संस्कृति को इतना जीवंत बनाता है।
इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से आपको एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।